नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए में बड़ी टूट हो जाएगी। अब इसे समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एनडीए में टूट हो जाएगी और जिन 38 सांसद की बात की जा रही है, कांग्रेस से मिल जाएंगे यहाँ जाके, और टीएमसी प्लस एनसीपी का कांग्रेस में विलय होगा कि नहीं। बड़ी अहम मुद्दों पर हम लोग इस समय चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो खबर आ रही है, जो 28 सांसद मजबूर हो गए थे टीएमसी के वापस आने के लिए, वही 28 सांसद आज, उन 28 में 21 सांसद आज शाम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिलने वाले हैं। अब कहा जा रहा है कि 19 की जगह 21 हो गए हैं जो टूट जाएंगे ममता बनर्जी से, और कल शाम तक चल रहा था कि जो बागी हो गए थे वह भी वापस ममता बनर्जी के पास आ जाएंगे, 28 के 28। तो अब 28 में 21 टूटने की बात आ रही है, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर यह 21 आ रहे हैं तो क्या इन्हें एनडीए में शामिल करेगी भाजपा या भाजपा में शामिल करेगी? इनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। अब तोड़ तो लिया, और जब तक यह चले न जाए तब तक अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि सोमवार का दिन कहा जा रहा है कि स्पीकर ओम बिरला के सामने सबकी परेड होगी लेटर के साथ, और इन्हें अलग गुट की मान्यता दिया जाए, यह बात चल रही है। चुनाव लड़े हैं किस पर? तृणमूल के सिंबल पर। बना रहे हैं क्या? अलग गुट। कब? 2 साल बाद। तोड़ रही है कौन? भाजपा। आधिकारिक तौर पर भाजपा तोड़ रही है। कैसे तोड़ी और कैसे अचानक इनका सिद्धांत बदल गया? अभी विधानसभा चुनाव तक तो यह थे। यह भी दांव पेच है जो न्यायपालिका के अंदर, लेकिन न्यायपालिका तो इनकी गोद में बैठा है। अगर न्याय दे तो इनकी सहजता खत्म हो जाएगी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या गुल खिलाएगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इनको आने से उस एनडीए गठबंधन के अंदर के बाकी दलों को चिंता है, जिसमें नीतीश है, नायडू है, इन जयंत चौधरी है, अनुप्रिया पटेल है, देवी गौड़ा है, इन लोगों को संकट है। फिर इन लोगों का क्या होगा? पेच फंस गया है पूरी तरह से। अब कहा जा रहा है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे को तोड़ा जाएगा। उद्धव ठाकरे ने भी आनंद फानन में बैठक बुला ली है। 9 सांसद हैं उनके पास, 8 सांसद शरद पवार के पास है। पवार ने अभी कोई बैठक नहीं बुलाई है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बैठक बुला ली। अब जब उद्धव ठाकरे ने बैठक बुला ली है तो चिंता तो होगी, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं 12 सांसदों के साथ में, और एक सांसद जीतन राम मांझी भी उसमें जुड़ जाएंगे, वह भी उन्हीं के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा साथ है। सहमत का खेल बिहार में भी चल रहा है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के 18 हैं, 7 एकनाथ शिंदे के हैं, 25 होते हैं, और 25 और 13 38 होते हैं। यह 38 है। तो क्या यह 38 अपना रुख बदलेंगे? जबकि एकनाथ शिंदे कंप्रोमाइज है। एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी नाच नचा रही है, तो क्या 38 में वह साथ है या वह 7 38 से निकल जाएगा? लेकिन असमंजस है कि आज उनको तोड़ा गया तो कल इनको भी तोड़कर भाजपा में मिलाया जाएगा, क्योंकि अब ममता बनर्जी के इस तोड़े हुए दल को, गुट को, बाद में भाजपा अपने पार्टी में विलय करेगी। अभी तुरंत न विलय करे तो बाद में इसे विलय जरूर करके
40 से भारतीय जनता पार्टी 261 पर पहुंच जाएगी, 240 से 261 पर पहुंच जाएगी अगर 21 टूट रहे हैं टीएमसी के तो। और उद्धव ठाकरे और शरद पवार के कहे जा रहे हैं कि 7 टूटेंगे तो 14 टूटेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुमत हो गया, तो एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जरूरत कहां है इससे। तो यह 38 सांसद क्या करेंगे, उसका तो पूर्ण बहुमत हो गया। इन लोगों से बिल पास कराएगी, वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन मानसून सत्र में, और डिलिमिटेशन पर इन लोगों से समर्थन लेकर और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी खुद 272 के पार पहुंच जाएगी, तो इनकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, अपना वह बिल नॉर्मल पास कर लिया करेंगे। और संभव हुआ तो इन तीनों को भी तोड़कर और अपने कुनबे को मजबूत कर लेंगे। इस प्लान पर अगर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो फिर चुनाव जीतने और न जीतने का क्या फायदा। आप चुनाव अगर जीत गए तो भी तोड़ दिए जाएंगे और हार गए तब तो खत्म ही है आप। यानी कि पूरी तरह से एक ऐसे मोड़ पर इस देश की राजनीति आ गई है कि जिसके मुंह पर थूकने का दिल करता है। दूसरा, टीएमसी और एनसीपी, टीएमसी जो बचेगी टूटने के बाद, अब 58 विधायक से 65 विधायक हो गए हैं टूटने वाले, तो 80 में 65 गए तो 15 बचे, और 28 में 21 गए तो 7 बचे, तो 15 विधायक और 7 सांसदों वाली पार्टी हो जाएगी ममता बनर्जी की। लेकिन 41% वोट प्रतिशत ममता के नाम है अभी भी, और जो जा रहे हैं वह ममता के नाम पर जीते हैं, तो क्या उन्हें फिर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और वह जीतेंगे, या भाजपा अगर अपने में शामिल नहीं करती है, अलग वोट रहते हैं, तो वह एक भी वोट ला पाएंगे जो ममता बनर्जी के नाम पर जीते थे। वह तो दुख बात की बात है, जब बंगाल में 5 साल बाद चुनाव होगा तब पता चलेगा, और केंद्र का जब 2029 में चुनाव होगा तब पता चलेगा। लेकिन इस वक्त मामला पूरी तरह से उलझ गया है। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन में एक बड़ी टूट की संभावनाएं बताई जा रही हैं कि अब राहुल गांधी के बयान के बाद एनडीए गठबंधन के अंदर भी अब वह ख्यालात लोगों के अंदर आने लगे हैं कि यह जो चल रहा है यह ठीक नहीं है, और नरेंद्र मोदी डिक्टेटरशिप की तरह भाग रहे। देखिए, इस तोड़ फोड़ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मान लीजिए एनडीए गठबंधन में टूट से 38 सांसदों का फायदा हो कांग्रेस को हो जाए, 38 सांसदों का फायदा हो जाए, वह 38 सांसद कांग्रेस के साथ मिले, मान लीजिए इस टूट फूट के बीच, लेकिन क्या उससे सरकार बदल जाएगी और सरकार बच जाएगी और सरकार बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। नीतीश, नायडू, शिंदे सब कांग्रेस के साथ चले जाए, मान लीजिए चले गए, तो क्या सरकार बना लेगी कांग्रेस? बिल्कुल नहीं बना पाएगी। इंडिया गठबंधन में वो दम ही अब नहीं रहा कि कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनेगी, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए भाजपा पहले इंडिया गठबंधन को तोड़ रही है। किससे तोड़ रही है? यह शरद पवार, उद्धव ठाकरे और ममता को तोड़ रही है। ममता के जब टूट रहे हैं तो ममता के टूटने के बाद में अखिलेश यादव का नंबर आएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले उनको तोड़े जाएंगे। वह 37 हैं उनके पास, और 37 हैं और 28 तोड़ दिए गए तो हो गया काम खत्म। अखिलेश यादव का गई भैंस पानी में, और यह काम निश्चित होगा। पता नहीं अखिलेश को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। यही बात तो राहुल गांधी ने भी उन्हें कही, लेकिन अभी भी गंभीर इंडिया गठबंधन नहीं।
अभी भी इंतजार में जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है कि वह दिन कब आएगा कि वह टूटेगा। लेकिन अब जब ऐसे हालात में चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना दोनों ही मुश्किल है, आपको हर पार्टियों को उद्योगपति फंड देते हैं, इन लोगों के पास फंड भी नहीं मिलेगा, फंड भी नहीं आएगा, क्योंकि केंद्र आने ही नहीं देगा, ईडी सीबीआई उसके यहाँ भेज देगा। सरकार को सब पता होता है कौन किसको फंड देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होता है, क्योंकि वह सब कुछ शो होता है। तो ऐसे में पार्टी फंड पर ब्रेक, पार्टी की एकजुटता पर ब्रेक, पार्टी में तोड़फोड़, खरीद फरोश, यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो क्यों कर रही है? जो विपक्षियों को भी और सहयोगियों को भी तोड़ रही है। इसका एक ही उद्देश्य हो सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव भी 2027 में ही है, और राष्ट्रपति चुनाव अगर 2027 में है तो संख्या बल इस सरकार के पास होने चाहिए। इसलिए एक एक सीट पर दावेदारी करके अपने पक्ष में कर रही है, चाहे एमएलसी हो, विधायक हो, सांसद हो, किसी को भी। और नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, एक डिक्टेटर, जो पूरा पावर राष्ट्रपति के हाथ में होगा, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इन चीजों के लिए तो संविधान बदलना पड़ेगा, संविधान के मूल ढांचे को। तो उसके लिए संविधान का कुछ ढांचा, मूल ढांचा जो है, उसे आप बदल नहीं सकते। या तो पूरा संविधान ही बदल दीजिए, संविधान में संशोधन नहीं कर सकते आप, मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो पूरा ढांचा बदलने के लिए इनको फिर तो 400 के आसपास चाहिए। उसी इंतजाम में मोदी लगे हैं 2029 से पहले सब कुछ करने के लिए। और यह करके नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटरशिप वाला रसिया, अमेरिका की तरह यह राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, और उसी डंडे से पूरा देश चलेगा, बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं है। राहुल गांधी ने भी पहले कहा था, और अखिलेश यादव ने भी कल उत्तर प्रदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव अगर भाजपा जीत गई तो फिर चुनाव नहीं होगा। तो अगर विपक्ष को यह चीजें समझ आ रही है, तो क्या एनडीए गठबंधन के घटक दलों को समझ नहीं आ रहा है? हम मान लें कि जिनके पास 2 सीटें हैं, 1 सीटें हैं, वह नासमझ हो सकते हैं, हम यह मान, इन बातों को हम मान लें। यह मान ले कि वह राजनीति में सिर्फ कमाने के लिए आए हैं, सत्ता के साथ रह करके मलाई खा रहे हैं, यह भी मान ले। तो क्या जो नीतीश और नायडू पुराने खिलाड़ी हैं, क्या इन्हें भी नहीं पता? इन्हें भी नहीं पता है यह बात? अगर इन्हें भी नहीं पता है, तब तो दुर्भाग्य है इस देश का। ऐसे में अब राहुल गांधी की बातों पर मुहर लगती है कि टीएमसी और एनसीपी जो है बच भी जाए, हम मान ले कि 28 ममता के बच जाए, जो नहीं बच रहे, और शरद पवार के भी बच जाए, शामिल भी हो जाए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस में विलय भी कर ले तो भी क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब डिक्टेटरशिप ही रहेगा तो। लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे फिर एक बार तोड़े जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अब आज उद्धव ठाकरे शिवसेना की बैठक का क्या निर्णय निकलता है, यह भी नजर बनी रहेगी। लेकिन यह तोड़फोड़ बड़ी भारी मात्रा में हो रही है, और एनडीए गठबंधन अगर टूटेगा तो 38 सांसदों को का कांग्रेस को फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है।
या नीतीश नायडू, यह लोग जो हैं वह फिर अलग होंगे। नीतीश कुमार की बैठक में क्या फैसला होता है यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। अब नीतीश भी को भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी। एकनाथ शिंदे को भाजपा में विलय करने के लिए प्रेशर होगा और उनको करना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू का क्या होगा? बहुत बार्गेनिंग पावर रखते थे, तो चंद्रबाबू नायडू को एकनाथ शिंदे मोदी बना देंगे आने वाले दिनों में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में फंस गया है मामला। अब हर किसी को कांग्रेस से उम्मीद लगा बैठा है। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आई कि जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के 9 उद्धव ठाकरे के 7 शरद पवार, 8 शरद पवार के 17 सांसद या जो हैं, इनको लेकर के कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी बार्गेनिंग चल रही है, लेन देन की बातचीत, मुंह मांगी रकम दिए जाने के लिए तैयार है कि मुंह मांगी रकम ले लो और 2/3 भेज दो कि सहजता न जाए। तो आप सोचिए कि अगर एक बहुमत की सरकार चल रही है और उसके बाद इतनी भारी मात्रा में विपक्ष को तोड़ा जा रहा है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? आखिर वह मकसद क्या है? क्यों इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं? 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, यह क्यों दिए जा रहे हैं? और यह पैसे आ कहां से रहे? कौन दे रहा है यह पैसे भारतीय जनता पार्टी को यह काम करने के लिए? और क्यों जरूरी है संख्या बढ़ाना? यानी कि आप दर्शक समझ रहे हैं, इसे मजाक में जो ले रहे हैं, आने वाले दिनों में खून के आंसू वो रोएंगे। या अगर मोदी सफल हो गए इसमें, जो सफल होते हुए दिख रहे हैं, तो फिर शरीर तो आपकी होगी, आत्मा तो आपकी होगी, लेकिन आपको चलना पड़ेगा किसी और के इशारे पर, आपको खाना पड़ेगा किसी और के इशारे पर, और टुकड़ों पर पलना पड़ेगा। वह हालात और दिन इस देश के अंदर गुलामी से भी बदतर जिंदगी इस देश के अंदर हो जाएंगे। और इस सब का गुनहगार या आरएसएस है, आरएसएस की सोच है। आरएसएस ने इस देश को फिर एक बार नरेंद्र मोदी के जरिए गुलामी की राह पर ला करके खड़ा कर दिया। और नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस का ही है। वह दिन इस देश को देखने पड़ेंगे। आपकी आने वाली पीढ़ियां इसकी गुलाम रहेंगी। यही बात राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में भी की। लेकिन अभी भी अक्ल न तो इंडिया गठबंधन को और न ही इंडिया गठबंधन को। ऐसे हालात में जो सरकार न गिर पाए, जो अल्पमत की सरकार है, फिर तो उसके बहुमत की सरकार को कोई क्या खाक गिराएगा? बहुत ही एक ऐसे मोड़ पर यह देश आकर के खड़ा हो गया है कि इस देश के जो कहा जा रहा है अर्थशास्त्रियों द्वारा कि 100 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, तो बाकी बचे तो गरीब है ही नहीं। यानी कि मध्यम वर्ग जो है वह भी गरीबी रेखा के नीचे जाने वाला है। सोचिए डिक्टेटरशिप कितनी आम होगी कि एक साहूकार गांव में रहेगा और वह आपको जो टुकड़े देगा वही आपको उसी पर जीना है और उसके आदेशों का पालन करना है। ऐसे हालात में ला करके देश को खड़ा कर दिया। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।